बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल लाइव विद अनीका। मैं हूं आपके साथ अनीका निसार। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में अभी तमाम के तमाम जो टॉप टियर लीडरशिप तमाम सियासी जमातों की है, वो किसी ना किसी मसले में नजर आ रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टॉप टियर लीडरशिप यानी इमरान खान साहब ऑपोजिशन को इस वक्त फेस कर रहे हैं, इकोनॉमिक चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं और उसके साथ साथ बैरूनी चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं। दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब ऑफ कोर्स एहतसाब को तो फेस कर ही रहे हैं, आज उनको इश्तेहारी भी करार दे दिया गया है। उसके साथ साथ अपनी ही टीम की कुछ नालायकियां भी फेस कर रहे हैं। कल हम लोगों ने इसहाक डार साहब और उनका एक इंटरव्यू देखा। उस इंटरव्यू को देखने के बाद बहुत सारे पीएमएलएन के अंदरूनी सर्कल्स में भी लोगों ने मलामती की और कुछ नहीं किया। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की बात करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में एक बहुत बड़ा इशू जो एट दिस पॉइंट इन टाइम नजर आ रहा है वो ये है कि जरदारी साहब को किसी भी तरफ से रिलीफ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब भी हमारी टॉप टियर लीडरशिप हो या हमारी सियासी कयादत हो, जब मसले में आती है तो वो एक ही सिम्त में देखती है। इंस्टेड ऑफ ये कि डेमोक्रेसी का राग अलापने वाली जमातें डेमोक्रेटिक वे से तमाम मसाइल का हल चाहें, वो एक सिम्त में देखती हैं। ऐसा क्यों होता है और अब सियासत में क्या होने जा रहा है? 13 दिसंबर को जब हुकूमत को जो इमरान खान साहब को इस्तीफा देने के हवाले से डेडलाइन दी जाएगी, उस डेडलाइन के बाद कुछ होगा या सिर्फ खाली धमकी? इस हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ तीनों बड़ी जमातों के रहनुमा मौजूद होंगे। मैं उनका तारुफ करवाऊंगी लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे की कुछ मंजर कशी की। हमारे साथ जो मेहमानान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवाऊंगी। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इब्राहिम खान साहब। एमएनए, बहुत शुक्रिया इब्राहिम साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा फैसल करीम कुंडी साहब ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया कुंडी साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। और पीएमएलएन के रहनुमा अली गौहर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एमएनए भी, बहुत शुक्रिया अली गौहर साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले इब्राहिम खान साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। आज नवाज शरीफ साहब को इश्तेहारी डिक्लेयर कर दिया गया। हुकूमत के दर पे है एट दिस पॉइंट इन टाइम तमाम अपोजिशन, 11 जमातें यकजा हो जाना कोई छोटी बात नहीं है। और फिर इसके साथ साथ इत्तेहादियों के साथ भी मामलात ऊपर नीचे ही रहना, बड़े स्मूथ सेलिंग ना होना, दिस इज अ वेरी कंसर्निंग थिंग। अब आपको याद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने धरना दिया था और डिमांड उनकी ये थी कि वजीर आजम नवाज शरीफ इस्तीफा दे। और अब ये पीडीएम भी इस्लामाबाद का रुख कर रही है और डिमांड उनकी भी यही है कि वजीर आजम इस्तीफा दें। क्या उस टाइम पर वजीर आजम का इस्तीफा मांगना और इस टाइम पर वजीर आजम का इस्तीफा मांगना, इसमें कोई फर्क है? और क्या तब ये बात ठीक थी और अब ये बात ठीक है? कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है इस बात पे आपका? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता जाऊं कि उस वक्त जो इस्तीफा मांगा गया था वो एक ड्यू प्रोसेस को अडॉप्ट करने के बाद कि आप हमारे 2013 के इलेक्शन में रिगिंग हुई है, ये 4 हल्के हैं, आप इनको खोल दें। अगर आप इनको खोलें और इसका देख लें, इनके रिजल्ट ठीक हैं तो फिर कोई इशू नहीं है। अगर आप ये 4 हल्के में गड़बड़ हुई है तो फिर हम आपको कहेंगे कि आप मजीद हल्के भी खोलें, क्योंकि हमारी बहुत ज़्यादा रेट पिटिशंस उस वक्त इनके खिलाफ गई हुई थी जी। हमारी एक सियासी जद्दोजहद थी जी, डेमोक्रेटिक जद्दोजहद थी, कोई फैमिली ओन पार्टीज नहीं थी। ये 11 की 11 जमातें जो इस वक्त इकट्ठी हुई हैं, इनका तो आज से साल से बल्कि 1.5 साल पहले इमरान खान साहब ने बता दिया था कि मैंने जब इनको लेना है हेड ऑन तो इन्होंने सब ने मिलकर इकट्ठे हो जाना है। और उनकी वो जो पेशीन गोई थी वो बिल्कुल 100% सही साबित हुई। ये सारे मिलकर इकट्ठे हो गए। इनमें से एक पार्टी मुझे बताएं जो डेमोक्रेटिकली उन्होंने अपने विद इन द पार्टी उन्होंने कोई डेमोक्रेटिक अंदाज में उसको चलाया हो। ये फैमिली ओन्ड
ठीक। इमरान साहब, मैं ये बात 2014 में भी कहती थी, मैं ये बात आज भी कह रही हूँ। अगर बहुत सारे हजारों कह लें, लाखों कह लें, लोग इकट्ठे होकर वजीर आजम का इस्तीफा डिमांड करते हैं, तो ये तो हमारे यहाँ नॉर्म नहीं बन जाएगा कि एक मॉब इकट्ठा हो जाए और वजीर आजम का इस्तीफा लेकर चला जाए। तब इमरान खान साहब ने जब धरना दिया, चाहे वो जिस भी रीजन से था, तब नवाज शरीफ साहब ने इस्तीफा नहीं दिया और अब इमरान खान साहब को इस्तीफा नहीं देना चाहिए। एक मॉब के सामने क्या किसी भी वजीर आजम को झुकना चाहिए? देखिए, ये प्रिंसिपली आई एग्री विद यू कि इसमें मकसद है किसी मॉब को आप ये अलाउ नहीं कर सकते। इसलिए हमारे इतने बड़े बड़े धरनों के और एहतजाजों के बावजूद अपने टाइम पे गवर्नमेंट जो है वो उसके इलेक्शंस दोबारा जब आए 2018 में जो इलेक्शंस हुए, हालांकि बहुत बड़ा फर्क है, हमारे ऊपर कोई बैगिश नहीं था। ये तो 11 की 11 पार्टियों पे बहुत बड़ा फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट के बैगेज इनकी कमर पे लदे हुए हैं और उसके बावजूद ये मकसद है कि मांगना चाह रहे हैं हम। इनका जमहूरी हक है, ये अपनी जितना जलसा जलसा खेलें, हमें इससे कोई इतराज नहीं है, क्योंकि हमने अच्छा। भी एहतजाज किए थे, ये भी कर लें। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप इसको, ये कोविड का इशू बहुत सीरियस चल रहा है, इसको महीने 2 के लिए आप एंड करके आप अपना एहतजाज कर लीजिएगा। अगर प्रॉपर तरीके से आप समझते हैं कि आप गवर्नमेंट को टॉपल करना चाहते हैं तो आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले हैं, दैट इज द ओनली वे आउट। इसके अलावा तो कोई और ठीक है। तीसरी जगह अच्छा, या चले कोई तीसरी ऑप्शन जो है जलसा वो जलसा तो खेलना चाहती इलीगल हूँ, वे हो जलसा जाएगा। जलसा खेल ले। But this is a very interesting statement, इब्राहिम साहब। मैं फैसल करीम कुंडी साहब की तरफ जाऊंगी। कुंडी साहब कह रहे हैं आपने जलसा जलसा खेलना है, खेले, लेकिन 2 महीने की ब्रेक दे दें। लेकिन ऑपोजिशन ऐसा करने को हरगिज तैयार नहीं है। आपकी नजर में अगर कोविड की वजह से ब्रेक आ जाए, महीने 2 महीने की, या किसी वजह से करनी पड़ जाए, जो कि एक पॉसिबिलिटी नजर नहीं आती, बट स्टिल, तो क्या ऑपोजिशन के कॉज को ठेस पहुंचेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहली बात तो यह है कि हम किसी के कहने पे तो नहीं कहेंगे, खुदा हर किसी को हर किस्म की बीमारी से बचाए। दूसरी बात यह है कि अपोजिशन ने अपना एहतजाज अनाउंस किया हुआ है। हम देखते हैं कि आया हुकूमत कोरोना या कोविड-19 में संजीदा है कि नहीं है। आप इवेंट्स देखें जो इवेंट्स हुकूमत कर रही है। मैं माजी में नहीं जाऊंगा कि इमरान ने जलसा किया सुआत में या फिर नौशवान ने क्या किया या अब्बासी ने क्या किया, जो भी है। रिसेंटली 1-2 दिन पहले अगर आप देखें कि अभी जो है सिखों का त्यौहार मनाया गया, पाकिस्तान में मनाया गया ना, उनको भी इजाजत दी गई ना। इससे पहले तिमरगरा में अभी जो है हमारे CM KPK के हल्के में जलसा किया गया और जमात इस्लामी ने किया। उससे पहले हाई कोर्ट पेशावर ने मरियम नवाज को सुआत में, फिर जमात इस्लामी को जो है वो सुआत में जलसे करने की इजाजत दी। तो जब बाकी जमातों को इजाजत है और हुकूमत की जो वज़रा भी सब कुछ करें, हुकूमत भी सब कुछ करे, तो सिर्फ जो है वो कोविड-19 सिर्फ अपोजिशन के लिए। फिर आप मुझे बताएं कौन सा SOP फॉलो हो रहा है PIA में कि आप उस फ्लाइट में सफर करें, देखें सीट टू सीट लोग बैठे होते हैं। आप जाके बसेस, वैगन्स, इन चीज़ों में देखें क्या वहाँ पर SOP फॉलो हो रहा है, क्या दफातर में हो रहा है, क्या सेक्रेटरीट्स में हो रहा है। कौन कौन सी जगह हम आपको बताएंगे कि जिस पे जो है वो हुकूमत जो है संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रही। जब हुकूमत संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रही और चीज़ें ऐसी हैं, ये बातें तो हम करते थे, यही इमरान कहता था कि ये तो फ्लू है और अपोजिशन जो है ऐसी जो है ना तमाशा बना रही है, ये है वो है, हमारा मजाक उड़ाते थे। रोल स्विच हो गया है फैसल कुंडी साहब, ये रोल स्विच हो गया है। पहले ऑपोजिशन कहती थी सीरियसली इसको टैकल किया जाए, इमरान खान साहब लाइटली ले रहे थे, बट अब वो सीरियसली ले रहे हैं, आप लाइटली ले रहे हैं। क्या ऐसा है या नहीं? मैं ब्रेक के बाद आपकी तरफ ही आऊंगी। लेट्स गो ऑन अ ब्रेक, बी बैक आफ्टर अ फ्यू सेकंड्स। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले फैसल करीम कुंडी साहब, आप कह रहे थे कि पहले हम जो है वो बड़े सीरियसली इसको कोविड को आगे लेकर बढ़ रहे थे, लेकिन अभी कुछ पासा पलटा हुआ नजर आ रहा है। अभी ऑपोजिशन कहती है कि पहले कोविड-18 को भेजें और उसके बाद कोविड-19 को देखेंगे, और गवर्नमेंट कह रही है कि खुदा के लिए घर बैठ जाएं कुछ अरसे के लिए, भी कोरोना की सेकंड वेव बहुत ज्यादा डेडली लग रही है। ये एकदम से रोल्स कैसे स्विच हो गए? आप लोग तो बड़े सीरियस थे, स्पेशली सिंध गवर्नमेंट को तो हम बड़ा सराहा करते थे इस मामले पे कि कोरोना पे सबसे ज्यादा सीरियस जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट। देखिए अनिका, पहली बात तो ये कि पहले फेज में भी हमने हमेशा संजीदगी का मुजाहरा किया जब भी जो भी इशू आया है। आप मुझे बताएं अगर ये इतना सीरियस इशू था
तो जब वज़ीर आज़म कराची गए थे तो क्या उन्होंने सिंध हुकूमत से इस जंगी सूरत हाल में बहुत ही हालात ख़राब थे, क्या उन्होंने वहाँ पर उनकी कैबिनेट मीटिंग की, जो वहाँ पर फोर्स बैठी है, वहाँ की चीफ एग्जीक्यूटिव बैठे हैं, क्या उन्होंने पूछा कि आपको इन जंगी हालात में कौन सा जो है असला चाहिए, क्या चाहिए? कुछ नहीं हुआ। ठीक है। अब बात यह है कि ये कह रहे हैं कि जी लोगों के हालात ये खराब है। मुझे बताएं, जो ये लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, जो माशी तौर पर चूल्हे उनके ठंडे हो गए, जिनको आप बेरोजगार कर रहे हैं, आपने अभी रिसेंटली स्टील मिल से जो लोग निकाले हैं, आप PIA से 7,000 बंदा निकालना चाहते हैं, आप लोगों को बेरोजगारी की तरफ ले जाना चाह रहे हैं, जो खुदकुशियां कर रहे हैं, जो चोरी और डाके डालने पे जो है मजबूर हो रहे हैं, उनका क्या बनेगा? आप मुझे बताएं, मईशत ठीक हो गई, महंगाई को देखें किधर चली गई है, दवाइयों के रेट देखें किधर चले गए हैं, चीनी किधर चली गई, आटा किधर चल गया। अब ये इनके पास क्या जवाब होगा? ये हमें माजी का तोहफा है। और भाई आपने 2.5 साल में किया कि हमें तो एक चीज तो बता दें, आपने 2.5 साल में क्या किया? खुदा के बंदो, हमें भी तो बता दो कि हमने ये चीज कर दी है, मईशत मजबूत हो गई है, चीजें सस्ती हो गई हैं। बकौल इनके जो ये कहते हैं हम लोगों ने करंट अकाउंट डेफिसिट को करंट अकाउंट सरप्लस में तब्दील कर दिया है। वो ये भी कह रहे हैं कि जी ओ भाई, गरीब आदमी को करंट डेफिसिट से कुछ नहीं। गरीब आदमी को रोटी से सरोकार है, दवाई से सरोकार है, 2 वक्त की रोटी से सरोकार है। गरीब आदमी को डेफिसिट और अंग्रेजी से कोई सरोकार नहीं है। गरीब आदमी को 2 वक्त की रोटी चाहिए, बच्चे के लिए तालीम चाहिए, सेहत चाहिए, ये चीजें उनको चाहिए। अब हम उसको अंग्रेजी में जो भी बातें करेंगे जी ये है, डेफिसिट है, करंट है, ये है, वही है। शॉर्टकट बात है कि जी आप बताएं, हमारे दौर में रोटी कितने रुपए की थी और इनके दौर में रोटी कितने रुपए की हो गई, ये भी बता दें। उस वक्त की दवाएं कितने की थी, बकौल इनके चोरों का जो हुकूमत थी, उस वक्त दवाई कितने की थी, और आज जो है वो जो फरिश्ते हैं उनकी जो है जो दौर में दवाई क्या कीमत है, रोटी की क्या कीमत है। आज लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। आप जाए, मईशत मजबूत हो गई, क्या चीज सस्ती है? मुझे तो बता देना कि ये चीज सस्ती हो गई है गरीब आदमी के लिए, और गरीब आदमी जी सकते हैं। तो अगर हम न निकलते तो यहाँ पर इस मुल्क में खाना जंगी शुरू हो जाती। इस मुल्क में खाना जंगी शुरू हो, घर में निकलते लोग भूख से मरे, लोगों के घरों में घुसना शुरू हो गए। वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, यानी माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जब तक बेहतर नहीं होंगे तो माइक्रो इकोनॉमिक में जो मर्जी हो जाए फर्क कोई नहीं पड़ता। अली गौर साहब, मैं आपकी तरफ आ रही हूँ। या आपकी जमात के कायद नवाज शरीफ साहब को इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिया गया है आज, उसके बाद फिर कल इसहाक डार साहब का एक इंटरव्यू जो कि लगता है कि उल्टा ही पड़ गया, कुछ मामलात गड़बड़ हो गए। इससे पहले आयाज सादिक साहब की स्टेटमेंट। ये PMLN जो है उसके साथ हो क्या रहा है? बुरे दिन नहीं आए हुए ज्यादा अली गौर साहब? नहीं, कतई तौर पर बुरे दिन तो नहीं कह सकते। दिन तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे ही होते हैं, लेकिन कभी कभी बड़े मकासद हासिल करने के लिए आपको बड़े इम्तिहानात से गुजरना पड़ता है। और मतलब है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पार्टी जो है, हमारी पार्टी के कायदीन जो हैं और हमारी पार्टी के कारकुनान और पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के मुस्लिम लीग के तमाम जो वोटर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, वो मियां नवाज शरीफ की क़यादत में बिल्कुल मुत्तहिद हैं और इन मसाइब और मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, झूठे मुकदमात का सामना कर रहे हैं। हमें पता है कि जब हम कानून की हुक्मरानी का, आइन की हुक्मरानी का तकादा करेंगे, जब हम अवाम की फलाह की बात करेंगे, जब हम महंगाई की कमी की बात करेंगे, जब हम हुकूमती लूट मार को बंद करने की बात करेंगे, जब हम अशराफिया और मौजूदा हुकूमत के जो बड़े बड़े डाके हैं, जब हम उनके एहतसाब की बात करेंगे तो हमें उसकी कोई कीमत चुकाना पड़ेगी। हम उस कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं। आपको पता है कि आपने याद सादिक साहब का हवाला दिया, डार साहब की बात का हवाला दिया, तो ये एक मीडिया ट्रायल किया जाता है। जब भी हम हक की आवाज़ उठाते हैं, जब भी हम हकायक से पर्दा उठाते हैं, तो उस चीज़ को मतलब दबाने के लिए, उस आवाज़ को दबाने के लिए जो है वो इस किस्म कर दिया आपका। नहीं अली गौर साहब, यहाँ आप हमारे मीडिया को तो इल्जाम देते हैं कि जी मीडिया ट्रायल हो रहा है। आप लोग भी देते हैं, अपोजिशन भी देती है, हुकूमत भी देती है, कोई हमें बख्शता नहीं है। लेकिन क्या BBC ने भी मीडिया ट्रायल कर दिया? नहीं, देखें, BBC ने मीडिया ट्रायल नहीं किया। वो जो भी उन्होंने सवालात किए उसके डार साहब ने बिल्कुल जवाबात दिए। लेकिन मुझे बताएं कि 1 साल से ऊपर का टाइम हो गया है, हमदा शहबाज साहब को बताएं कि आपने उनके खिलाफ कितने अरसे के बाद रेफरेंस दायर किया। शहबाज शरीफ साहब दूसरी बार या तीसरी बार जेल में हैं। नवाज शरीफ साहब अगर जेल में बंद रहे तो मुझे बताएं आपने
अरबों रुपए की बात की और एंड पे आपने अकामा पे उनको नाअहल करार दिया। जो सिद्दीकी साहब हमारे जज थे, आपको पता है कि हाई कोर्ट के उन्होंने क्या बयानात दिए। सुप्रीम कोर्ट ने नैब के बारे में ताकत के टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, लोगों की वफादारियां बदलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सियासी पार्टियां बनाने और तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप मुझे बताएं, अगर आप एहतसाब की बात करते हैं तो ये फिगर्स ना बताएं, ये जो शहजाद अकबर साहब फिगर्स बताते हैं बैठकर अपने कागजात के ऊपर घर से लिख कर आते हैं, इनके अपने घर का एड्रेस पाकिस्तान का नहीं है, ये सिलेक्टेड लोग हैं और इनके घरों के एड्रेस जो हैं वो बाहर के कंट्रीज के हैं। ये इधर बैठकर ईमानदारी के भाषण देते। अगर आप ईमानदार हैं मुझे बताएं, प्राइम मिनिस्टर साहब बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब के मुंह से कभी आपने जहांगीर तरीन का नाम सुना? आपने प्राइम मिनिस्टर के मुंह से अपनी बहन का नाम सुना? आपने नहीं पॉइंट नहीं, आप मुझे बताएं कि जो इनके आमिर कियानी साहब से कभी उनका नाम आपने सुना? सुनामी ट्रीज के मुतालिक तो कल सुप्रीम कोर्ट की जो है वो जजमेंट आई है, आप बताएं कि उसका जवाब कोई है आपके पास? मतलब है आप सर से पांव तक करप्शन में दबे हुए हैं और उसके अलावा आपने पाकिस्तान की आवाम की जिंदगी अजीरन कर दी है। आप बताएं ना कि आपने डिलीवर क्या किया। मौजूदा हुकूमत बताए कि इन्होंने डिलीवर क्या किया, कोई कौन सा ऐसा कारनामा अंजाम दिया? महंगाई खत्म कर दी आपने, बेरोजगारी फैला दी आपने, लोगों को बेघर कर दिया आपने, लोगों को। ठीक है, गॉट इट। इब्राहिम साहब, आप लोगों का एहतसाब का नारा था इंतखाबात से पहले भी और इंतखाबात के बाद भी और अब तक भी, लेकिन आप लोगों का एहतसाब बड़ा वन साइडेड नजर आ रहा है माजरत के साथ। वजीर आजम साहब ने अपनी पहली तकरीर में कहा था कि अगर कुछ गड़बड़ हुई, एहतसाब हुआ, कोई करप्शन हुई, तो सबसे पहले मैं अपनी टीम से एहतसाब शुरू करूंगा और फिर अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब की तरफ जाएंगे। लेकिन आपकी अपनी टीम के अंदर जहांगीर खान तरीन साहब आ गए वापस, अलीम खान साहब कुछ महीने रहे जेल और उसके बाद आ गए वापस और उसके बाद फिर उन्होंने पोजीशन भी संभाली। मालम जब्बा केस, बीआरटी जिसको धक्के लगाने पड़ रहे हैं अब लोगों को, पिशावर के लोगों को, वो इतने सारे केसेस की फहरिस्त है। और नैब अगर जाता है तो वो जाता है ऑपोजिशन की तरफ। और नैब के बारे में ख्वाजा साद रफीक साहब वाली जो डिसीजन था उसके अंदर क्या ऑब्जर्वेशन थी सुप्रीम कोर्ट की, वो भी हमारे सामने। तो क्यों आप एक इदारे को, एक ऐसा इदारा जो कि ऑटोनमस इदारा है, उसको भी अपने लोगों पे या तो आप लोग मना कर रहे हैं कि केसेस ना करें या कार्रवाई ना करें? ये क्या हो रहा है? व्हाई इज नैब नॉट गोइंग फॉरवर्ड और गोइंग टुवर्ड्स द पीपल ऑफ गवर्नमेंट? मैं सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि एहतसाब जो है वो अक्रॉस द बोर्ड हो रहा है। जहांगीर खान साहब के खिलाफ इस FIA केस उनकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, वो वापस आके उसको फेस कर रहे हैं। जबकि मियां नवाज शरीफ के खिलाफ जो केसेस थे वो अपनी बीमारी का मामला बता के गए और फिर वापस नहीं आ रहे हैं। यही जो भी आप जिक्र कर रहे हैं इसरार का भी, कह रहे हैं 3 साल से मैं अभी तक बीमार हूँ और इतना हटा कटा मकसद बीमार मैंने आज तक नहीं देखा। बहरहाल ये सारी इनको कहने दें जो ये कहना चाह रहे हैं। हमारा इशू ये है कि हमारे पहले कुंडी साहब फरमा रहे थे कि जी ये जो है ये हो रहा है, हम ये कर रहे हैं। भाई मेरी बात सुने, 1970 से आपने कहा था रोटी कपड़ा और मकान देंगे। आपको 50 साल हो गए, आप 50 साल में रोटी कपड़ा और मकान नहीं दे सके। हमारे से ये अभी 2.25 साल मुकम्मल हुए हैं, तो ये हमारे से पूछ रहे हैं कि जैसे पिछले 35 साल हमारी हुकूमत रही है। ऐसा हरगिज नहीं है। कोविड की बात मैं बता रहा हूँ, हम तो इस तरह से इस मुस्तैदी के साथ इसको डील कर रहे थे कि हमें कोविड 70 के साथ भी, कोविड 85 के साथ भी और अब ये कोविड 19 भी आ गया, तो तीनों कोविड के साथ हमें निपटना पड़ रहा है। जिसमें से 2 पहले कोविड जो थे वो करप्शन ज्यादा थे और ये जो है बीमारी ज्यादा 19 जो है ये बीमारी का इशू है। तो इनको मकसद है कि हमें डील करना पड़ रहा है और इंशाअल्लाह वी आर कॉन्फिडेंट वी विल कम आउट क्लीन। जहां तक ये कह रहे हैं कि जी इनके अपने लोग जो हैं जी बाहर से करने की गलती आप लोगों की भी है नहीं, लेकिन अपोजिशन को इकट्ठा करने का मौका आप लोगों ने भी तो दिया ना। महंगाई इस कदर इतनी दम से तेजी आई महंगाई, फिर आटा चीनी का स्कैंडल आ गया, फिर पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ने का स्कैंडल आ गया, पेट्रोलियम की आपकी चॉप हो रही है जी। मुझे
जी, मैं अब मुझे आपके उस लास्ट सवाल समझ नहीं आया क्योंकि आपकी आवाज बहुत ज्यादा चॉप हो रही थी। एनीवेज, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि ये जितने भी इनके मामलात आप इनको उठा के देख लें कि सुप्रीम कोर्ट से सनद याफ्ता जिनको डिक्लेयर किया गया, आप कहते हैं कि हमें इकामे पे निकाला गया, भाई तुम्हें एसेट बियॉन्ड मींस पे निकाला गया था। और उन्होंने ऐसे नहीं लिखा था बीच में कि ये सिसिलियन माफिया और ये सारे जो खताबात आपकी लीडरशिप को मिले हैं, ये ऐसे नहीं मिले थे। और अब आगे आप आके इनका देख लें कि पाकिस्तान में मैं बात कर रहा था कि इनके घर तो पाकिस्तान में है ना, ये वापस आए आके फेस करें। हमारे जो लोग हैं उनमें आप अलीम खान को देख लें, वो नैब ने उनको उठा लिया था। उससे पहले जो हैं वो हमारे एक और मिनिस्टर थे मियां वाली से, उनको भी नैब ने उठाया था, लेकिन आफ्टर ड्यू प्रोसेस उन्होंने जब देखा उसमें कुछ नहीं था तो उनको छोड़ दिया गया। लेकिन वो भी 3-3 4-4 माह इसी तरह जैसे जैसे हमारे भी पार्टी के कोई लोगों के खिलाफ कोई अगर आ रहा है तो ये अक्रॉस द बोर्ड जा रहा है, इसमें किसी को स्पेयर नहीं किया जाएगा और ना किया जा रहा है। तो ये गलत इंप्रेशन देने की कोशिश कर रहे हैं। जहां तक आपने कहा कि ये इकट्ठे कर रहे हैं, सारी ये 11 जमातों को इकट्ठा करने में हमारा किरदार है, हमारा किरदार सिर्फ यही है कि हम इनको कह रहे हैं कि जो इस मुल्क और कौम का आपने माल लूटा हुआ है, खुदारा वो वापस कर दें। इस मुल्क को जरूरत है ताकि इस मुल्क की बेहतरी इन 22 करोड़ के लोगों के मफादात को देखा जाए, सिर्फ इन 11 खानदानों के मफादात को सामने रखकर पॉलिसियां या हुकूमतें ना बनाई जाए कि अब इनकी पहली नस्ल जो कर चुकी, उसके बाद अब ये दूसरी नस्ल इनकी या तीसरी नस्ल जो है वो अपनी शाही खानदानियत के हवाले से आके दोबारा लॉन्च होना चाहती है। अब ये मुल्क उसका मुतामिल नहीं हो सकता और पाकिस्तान के अवाम इनको रद्द कर चुके हैं। आपने रिसेंटली मुल्तान का देखा कि इनको वहां पे इनको बंदे नजर नहीं आए तो भाग के आके 4 घंटा घर में खड़े हो गए, जहां पे चारों तरफ से ट्रैफिक वैसे ही 5 बंदे भी 10 आदमी शोर मचाना शुरू कर देते तो ट्रैफिक जाम हो जाती है। तो वहां पे ठीक है, चलिए मुझे ये वाला सवाल लेके जाने दीजिए कुंडी साहब की तरफ। आवाम की तादाद तो किसी ने नहीं दिखाई। ठीक है, अच्छा फैसल करीम कुंडी साहब, ये बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं वो ऑफ कोर्स इब्राहिम साहब। वो कह रहे हैं कि जी घंटा घर के अंदर या चौक के ऊपर तो थोड़ा सा भी रश हो जाए तो बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं, आपको लोग नजर नहीं आए पार्क के अंदर, बिनकासिर पार्क के अंदर, तो आप लोग इधर आ गए घंटाघर चौक में जलसा करना शुरू कर गए। एक तो जरा इसको या तरदीद या मानना जो भी आपने इसके ऊपर मार्क देना वो दीजिएगा। दूसरा, 13 दिसंबर को होने क्या वाला है, क्या करेगी पीडीएम? कोई वही रेटरिक बातें होंगी या कोई नई चीज सामने आएगी? अनिका, इब्राहिम साहब ने बड़ी अच्छी बातें की और बड़ा अच्छा अपने पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं। अब देखें, अगर इनमें इखलाकी जरूरत होती तो अपोजिशन है, अपोजिशन तो जलसा देखें, मैंने पहले कहा था पेशावर में हमने जलसा कर रहे थे और हमने कहा था हम यहीं पे करेंगे और इसी दिन करेंगे और हमने करके दिखाया। उसके बाद उन्होंने FIR काटते रहे, हमें कोई परवाह नहीं है। FIR जितनी भी काटना चाहते हैं काटें, 10 काटें, 20 काटें, 50 काटें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुल्तान में इन्होंने जो कुछ किया, गिलानी साहब के बेटों को अरेस्ट कराया, कंटेनर लगाए, मैं खुद मुल्तान में मौजूद है, जिस तरीके से कंटेनर लगाए, हमने रात को पानी और खाने के लिए कंटेनर हटाने की कोशिश की, जिसपे जो पुलिस ने जो है वहाँ पर धोबा बोला। फिर जब सुबह इनको पता चला कि हमने जलसा करना है और हम फुल तैयारी के साथ जा रहे हैं और हमने हर तरीके से हम तैयार थे और हमने जलसा करना था, इन्होंने कहा जी अब आज इन्होंने देखे वहाँ पे पानी छोड़ा हुआ था। भाई अपोजिशन है, आपने भी तो यहाँ पर धरने दिए थे और आपको तो किसी ने पानी नहीं छोड़ा, कुछ नहीं किया, लेकिन वो और बात है। हमने वहाँ पर जलसा किया क्योंकि आपने हमें ग्राउंड नहीं दिया, हम तो ग्राउंड मांग रहे थे, आपने नहीं दिया, लेकिन हमने किया। हमने लाहौर में भी आपको इन्फॉर्म नहीं दी, आपने नहीं दी लाहौर में। आप लाहौर में देखेंगे हम जलसा करेंगे, क्या करेंगे, ज्यादा गिरफ्तार करेंगे, जेलों में डालेंगे। आप मुझे बताएं, आपने गिलानी साहब के बेटे और बाकी हमारे पार्टी के वर्करों को जब डाला, पीडीएम के वर्करों को एक सेल में, जिसमें छोटा सा सेल है जिसमें 15-20 लोग थे, क्या वहाँ पर कोरोना नहीं था? कि वहाँ पे कोई आप लोगों ने वहाँ पे तावीज रखे हुए थे कि वहाँ पे कोरोना नहीं फैलेगा, या फिर जेलों में कोरोना नहीं होता? ये देखिए, खुद अपने लिए चीजें करते हैं। फिर ये बात इनको पास और बात नहीं है जी, एनआरओ हमसे मांग रहे हैं, ठीक है, हमने एनआरओ नहीं मांगे। इब्राहिम खान साहब जो है वो इनका KPK से ताल्लुक है। ये मुझे बताएं, आपकी जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर, आपकी इन्फॉर्मेशन एडवाइजर कामरान बंगश साहब सुप्रीम कोर्ट के जज के घर पहुंच गए कि मेरा सुबह अदालत में पेशी है, जरा मेहरबानी करना, मेरे साथ ख्याल करना। अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में गया, उनको 1 लाख रुपए जुर्माना कर दिया। अब तो ये वो डिस्क्वालीफाई हो जाए। अब ये एनआरओ मांगने जज के घर पहुंच गए, क्या वो PTI का वर्कर था? तो जज का भी इनके एहतराम नहीं है, जज के घर भी इनके मिनिस्टर पहुंच जाते हैं। तो ये एनआरओ, देखिए ये चीजें, अब अपना एनआरओ, आप जिस सूबे से ताल्लुक रखते हैं और मैं जिस सूबे से ताल्लुक रखता हूँ, उसकी BRT को जो है लोग धक्के दे रही है। करप्शन वाली BRT 40 रुपए बनी है और करप्शन से पाक BRT जो है वो 100 रुपए पे बन गई और अभी भी लोग उसको दिक्कत दे रहे हैं।
दुनिया का पता नहीं कौन सा नंबर का जुबा होगा जो मतलब है। देखिए इन्होंने जो एनआरओ दिए हैं, क्या आपने बीआरटी पे एनआरओ नहीं दिया? क्या मालूम जगह पे नहीं दिया? कल सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस ने कहा है कि आपकी जंगलात ने रिकॉर्ड करप्शन की है, किधर है आपके दरख्त? मैं तो नहीं कह रहा हूँ ना, चीफ जस्टिस कह रहे हैं। इसी अदालत ने आपको सादिक अमीन कहा था ना, वो यही अदालत आप कह रही है कि आपकी पार्टी के जो लोग हैं और बिलियन ट्रीज वाले हैं वो सारे चोर हैं, उन्होंने चोरी की है, दरख्तों में चोरी की है, मालूम जबे में आपने की है। आप मुझे बताएं कि वो चीनी वाले जहाँ पे करप्शन हुई थी आज किधर है जहांगीर तरीन को एनआरओ नहीं दिया? आपने जिस शख्स ने दवाइयों में करप्शन की थी आज आपने उसको जो है बना दिया दोबारा मिनिस्टर। आपने फिर 2 साल से कवाम को इस्लामाबाद से फेडरल से क्यों निकाला था कि वो करप्ट थी? आज आपने जाके उसको सूबे में लगा दिया, क्या और करप्शन करो? हम तो नहीं कह रहे थे ना, इन्हीं के तर्जुमान कह रहे थे कि फिर 2 से ने करप्शन की है, सरकारी खजाने में ये किए, इश्तेहारात ये किए हैं, इतना ज्यादा खर्चा किया है, वो किया है। आज उसका नारों दे के सूबे में लगा दिया, हमने नहीं लगाया। आज अगर चीजें इतनी वो है तो आप आज आप कह रहे हैं कि जंग हो रहा है, चलो हम ये मान लेते हैं कोरोना और जंग है। आप मुझे बताएं कि इमरान खान नियाजी साहब का एक कजन है नौशेरवान बरकी, जो कि खैबर पख्तूनख्वा के अस्पतालों का हेड है, वो आज किधर है? अमेरिका में बैठा है, ठीक है, स्काइप पे चला रहा है। आज जंग हो रही है, आज जंग में आपका जो है बंदा अगर ये किसी और पॉलिटिकल पार्टी का बंदा होता तो ये जो आसमान सर पे उठा लेते। आज ले नौशेरवान बरकी वापस, किधर है? बारात ले रहे हैं, चीजें ले रहे हैं, और वहां स्काइप से जाके आपको जंग में स्काइप से वो चीजें चलती हैं, वापस क्यों नहीं लेके आते उसको? वो बैठे अमेरिका में और या मेरे अस्पतालों का बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने। आज हमारे डॉक्टर्स रो रहे हैं कि हमें पीपीई किट्स दें। आप डॉक्टर को पीपीई किट्स नहीं दे सकते तो आप और क्या करेंगे लोगों के साथ? आपने जो है आप मुझे बताएं कि जो है आपने डेमे से क्या बना दिया है? ये तो नेशनल, मैं अली कुमार साहब की तरफ जाऊंगी। जी फैसल साहब, देखिए आपने तो नेशनल डेथ मैनेजमेंट सेल बना दिया इस एनडीएमए से। क्या किधर एनडीएमए क्या चीजें लोगों को दे रही है? ठीक है, अब तो ये चीजें हैं, लोगों को मतलब है कि आप कर रहे हैं, आप अपने तो बताया आपने किया क्या है 2.5 सालों में। एक बीआरटी बनाए जो कि आज भी लोग या बस चल रही है या लोग दिखे दे रहे हैं या क्या कर रहे हैं, अपने इनको नजर नहीं आ रहा। जो है ना रोज ये दे रहे हैं अपने लोगों को, जो सिलाई मशीनों से इन्होंने अरबों रुपए की जायदादें बनाई हैं, ये सिलाई मशीनें गरीबों को देते, जिस सिलाई मशीनों से आपने अरबों की जायदादें बनाई, ताकि कुछ गरीब लोग भी जो है कम से कम लखपति तो बन जाए, अरबपति तो न बने। तो ये चीज आप आज शौकत खानम के डॉक्टरों को, आज शौकत खानम की इंतजामिया के लोगों को आप KPK में जो है उसके लिए लेके आ रहे हैं, अस्पतालों में भर्ती कर रहे हैं, विदाउट एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। आज भी आपने जो है LRH में एक अपॉइंटमेंट की है विदाउट एनी एडवर्टीजमेंट, और वो जो है मैनेजमेंट कैडर की पोस्ट है। और आप क्या बात कर रहे हैं? लेकिन पहले मैं अली साहब की तरफ भी जाना चाहूंगी, बट बिफोर दैट वी हैव टू गो ऑन अ ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, उसके बाद फिर अली गौहर साहब, और फिर उसके बाद जवाब लेने के लिए इब्राहिम साहब की तरफ भी जाते हैं। सी यू आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले फैसल कुंडी साहब ने एक फहरिस्त शिकायत कह ले, इल्जामात कह ले, चार्जशीट कह लें, जो कहना है कह लें, वो सामने मैंने उसका जवाब लेना है इब्राहिम साहब से। लेकिन उससे पहले मैं जरा अली गौहर साहब की शिकायत भी सुन लूं। अली गौहर साहब, मुल्तान में क्या हुआ उसके ऊपर कुंडी साहब ने भी थोड़ी रोशनी डाली, बट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 13 दिसंबर को एक्सपेक्ट क्या करती है PDM के जलसे से? क्या कोई हुकूमत गिर जाएगी? क्योंकि हमने देखा माजी के अंदर भी बड़ी अपोजिशन की तरफ से एहतजाज किए जाते रहे, सिट-इन्स होते रहे, धरने होते रहे, लेकिन हुकूमत नहीं गिरती धरनों वगैरह से। तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? इस्तीफा मांगेंगे तो इस्तीफा एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं या सिर्फ और सिर्फ हुकूमत को मुतजलजल करना मकसद है? देखें, गुजारी ये है कि बिल्कुल ये हुकूमत इंशाल्लाह गिरेगी और अपने बोझ से ही गिरेगी, जो कि 4 से 5 लोगों की अक्सरियत के साथ ये लोग एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के साथ बैठे हुए हैं और RTS सिस्टम की पैदावार हैं और वोट चुरा कर आए हैं। और मतलब है कि ये इस हुकूमत से आप क्या तवक्को करते हैं? अभी ये फरमा रहे थे मेरे भाई इब्राहिम साहब कि भाई पिछले 35 साल से आपके भाई इब्राहिम भाई, हमारी 35 सालों से हुकूमत नहीं है। जिस पार्टी के आप नुमाइंदा हैं, जिनके आप पपेट बने हुए हैं, जब से पाकिस्तान बना है 72 सालों में से मेरा ख्याल है कि 50 साल या 60 साल तो आपकी ही हुकूमत रही ना। कभी काफ लीग की शक्ल में रही, कभी अयूब खान की शक्ल में रही, कभी आज PTI की शक्ल में है। देखें, प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो भी थी, जुल्फकार भुट्टो भी प्राइम मिनिस्टर था, मियां नवाज शरीफ 3 बार बने, वो भी प्राइम मिनिस्टर थे। प्राइम मिनिस्टर अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, जफरुल्लाह जमाली साहब भी थे, शौकत अजीज साहब भी थे,
अब इमरान खान नियाजी साहब भी हैं, तो फर्क होता है ना अवामी नुमाइंदे में और पपेट्स में। आजकल आप देखें, अब जब अवामी दौर आएगा तो ये पपेट्स नहीं होंगे, आपको नजर नहीं आएंगे। मतलब है कि ये हुकूमती बेंचों पर भी नजर नहीं आएंगे और आपको हुकूमत में बैठे हुए भी नजर नहीं आएंगे। आपने पाकिस्तान को दिया क्या है? आप हमें डिस्कस करना छोड़ें, आप अपनी कारकर्दगी बताया करें कि आपने डॉलर का रेट कम कर दिया। मैं कल वो अदादो शुमार टीवी पर टिकर चल रहा था निका, जिसमें लिखे हुए थे कि जो महंगाई 1 साल में बढ़ी है, आटे से लेके चीनी से लेके अद्वियात से लेके रोजमर्रा की अशिया जो हैं उनके लेके कहीं 46%, कभी कहीं 40%, कहीं 43%। ये अदादो शुमार 2.5 साल की नहीं, ये 1 साल की महंगाई के है। इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है जो इस वक्त इन्होंने पाकिस्तान को जिस जगह पे बिठा दिया है, और फिर दोनों हाथों के साथ अनिका लूटे जा रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि आप बताएं ना, आपके किस बंदे, वो आपने 2 टोटरू किराए के 4 दिन बंदे किए अंदर किए, फिर आपने क्लीन चिट देकर उनको बाहर भेज दिया। ये तो इमरान खान नियाजी साहब सबसे पहले, जिन्होंने आटे और चीनी पे खुद उनकी अप्रूवल है, उनके साइन है, उनके खिलाफ केस क्यों नहीं बनता? उनकी बहन ने करोड़ों रुपए की करप्शन की, फॉरेन फंडिंग केस में आप स्टे ऑर्डर के पीछे छुपे हुए हैं। आप माने कि आप पपेट्स हैं। आप इस मुल्क से एक दिन आपको माफी मांगना पड़ेगी, जो आपने मियां नवाज शरीफ के वक्त अद्वियात के क्या रेट थे। अली गौर साहब, फिर मसला ये है कि आप लोगों को भी ज़ियाउल हक साहब से जोड़ा जाता है, पीपल्स पार्टी को भी जोड़ा जाता है, इसी तरीके से फौज से अयूब खान साहब से। तो फिर अल्टीमेटली घूम फिर कर सारों को जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की पैदावार कहा जाता है। ये एक बड़ी कॉम्प्लेक्स सी सिचुएशन हो जाती है। सियासतदान क्यों अपने आप को, आज भी अगर कोई इस तरह का मौका किसी को मिले तो 90% जो है हमारे पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए लोग अल्टीमेटली घूम फिर कर आ जाएंगे कि ठीक है जी, जो आप करना चाहते हैं कर लें। ऐसा होगा नहीं, लेकिन अगर हो तो ऐसा होता हुआ नजर आएगा हमें। लेकिन अभी मुझे एक स्पेशल ब्रेक की तरफ जाना है, उसके बाद फौरी तौर पर वापस आएंगे और उसके बाद फिर इब्राहिम साहब का दोनों सवालों के, दोनों मेरे मौजूद मेहमानों के जो सवालात हैं उनका जवाब। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे, फैसल करीम कुंडी साहब ने भी अपने मामलात, अपने शिकायत सामने पेश की, अली गौहर साहब ने भी। इब्राहिम साहब, मैं बहुत लंबा चौड़ा सवाल नहीं करूंगी, मैं सिर्फ ये कहूंगी कि दोनों ऑपोजिशन के मेंबरान, मोजिज मेहमान मेरे शो के, इन दोनों का जवाब दे दीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली अब सारे ये पूछ रहे हैं कि चलें आप पीछे वालों को शिकायत उनकी करना छोड़ें, आप अब अपने कारकर्दगी पे फोकस करें, क्योंकि मौका आपको मिल गया है और अब इस मौके से पूरा फायदा उठाएं, इंस्टेड ऑफ ये कि पीछे देखने के। देखें, पहले तो इन्होंने करप्शन का इल्जाम लगाया है हमारे ऊपर कि जी करप्शन है, तो मैं उसका बड़ा सिंपल सा जवाब देता हूं। पाकिस्तान की अदालतें मौजूद हैं। जब ये करप्शन कर रहे थे तो हम इनके खिलाफ अदालतों में गए थे और अदालतों के थ्रू ही हमने इनको डिस्क्वालीफाई करवाया। इनको अगर कोई शिकायत है तो ये बजाय इल्जाम लगाने के अदालतों में जाएं, सबूत पेश करें और जिसके खिलाफ हैं उनको कानून के कटहरे में लेके आए। पहली बात। दूसरा ये है कि 5 साल के लिए हमें मैंडेट दिया गया है। 5 साल के लिए अगर हमारी कारकर्दगी एट द एंड ऑफ द 5 इयर्स अगर वो ठीक हुई, लोग हमें वोट देंगे। अगर नहीं हुई, इनके कहने पे इनके पास क्या मॉरल अथॉरिटी है, क्या इनकी मॉरल क्रेडिबिलिटी है कि मियां नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी और उनके हरकारे बैठ के हमें कहें कि जी ये गवर्नमेंट पे जाए या गवर्नमेंट आए और ले दे के, और जब इनको कुछ मिलता नहीं है तो ये बात उठा के सीधी एस्टेब्लिशमेंट पे लेके आते हैं। खुदा के लिए अफवाज पाकिस्तान पर बात ना करें। अफवाज पाकिस्तान वाहिद इदारा है इस मुल्क का जिसकी वजह से ये मुल्क की बका जिससे के साथ जुड़ी हुई है और वो पाकिस्तान के लिए दिन रात कुर्बानियां दे रहे हैं। आप अपने जाती मफादात और चंद अरबों के बचाव के लिए अपने मुल्क को और कौम के 22 करोड़ लोगों के दिफा करने वालों को जो है वो दाव पे मत लगाएं और खुदा के लिए पाकिस्तान का सोच लें जिंदगी में आखिरी दफा। क्योंकि मकसद है कि दोनों लीडरशिप्स जो हैं वो अब 70 के नजदीक तो पहुंचने वाली हैं। 10-20 साल और हमारी एवरेज उम्र यहाँ पे कितनी है? आखिरी वक्त में तो कुछ पाकिस्तान का सोच लें, या अभी भी वही ताबूतों में पैक होके वापस आने जाने का इशू है और पाकिस्तान के खिलाफ ही हर किस्म की मोदी की वो जो स्टांस है उसको लेके चलते रहना है।
तो फिर तो यही आप करते रहे, होने हवाने वाला कुछ भी नहीं है। हमारे जज से आपसे 10-10 गुना बड़े होते थे, लेकिन इलेक्शन वक्त पे हुए, अब भी वक्त पे ही होंगे, आपके कुछ कहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। राइट इब्राहिम साहब, वक्त खत्म हो गया है, नहीं तो मैं मजीद तफसील से आपका जवाब भी लेती, लेकिन बहुत शुक्रिया इब्राहिम साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। अली गौहर साहब मच, फैसल करीम कुंडी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। तीनों मौजूद मेहमान मेरे साथ मौजूद थे। मेरी कोशिश थी अल्टीमेटली घूम फिर कर हम इस बात पर आए कि एक दूसरे की कारकर्दगी या एक दूसरे को देखने की बजाय अपने अपने गिरबानों में झांक कर पाकिस्तान के लिए अगर काम करना शुरू कर दें तो अल्टीमेटली किसी को भी एक दूसरे से शिकायत ना होगी, अपने कारकर्दगी से कंपीट करके आगे बढ़ा जाए इंस्टेड ऑफ ये कि नुक्ताचीनी की जाए। बट एनी हाउ, सियासत इसी चीज का नाम है और इसी तरीके से आगे बढ़ती रहेगी। लेट्स सी कि दिसंबर के मिड में ऑपोजिशन करने क्या जा रही है, इसी हवाले से हम आगे भी आपको आगाह करते रहेंगे। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज नासिर।